नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आधुनिक भारत के इतिहास को समझ रहे हैं और इस दौरान हमने समझने का प्रयास किया था कि 19वीं शताब्दी के अंदर किस तरह से भारतीय समाज में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत होता है और किस तरह से भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां थी उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। पहले हमने ये समझा कि हिंदू समुदाय के अंदर, हिंदू कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए जो कई तरह की संस्थाओं का निर्माण किया और हिंदू समाज के अंदर जो बुराइयां थी उन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। दूसरी तरफ अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के अंदर भी बहुत सारा संस्था बना, बहुत सारे आंदोलन हुए और इस आंदोलन के जरिए ये प्रयास किया गया कि मुस्लिम समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को ख़त्म किया जाए, उनको समाप्त किया जाए। मुख्य रूप से अगर हम 19वीं शताब्दी में देखें तो सबसे बड़ी समस्या थी स्त्रियों की दशा को लेकर के। महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था भारत के अंदर, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम हो या कोई और भी संप्रदाय हो। सभी संप्रदाय में एक चीज कॉमन था कि महिलाओं की स्थिति खराब थी, उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं था और न ही उनको शिक्षा का अधिकार था। और दूसरे तरह की सामाजिक समस्या अगर हम हिंदू समुदाय में देखें तो सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह। अगर हम मुस्लिम समुदाय में देखें तो पर्दा प्रथा या उनको तलाक से संबंधित जो समस्याएं थी जिनमें कि पुरुष मनमाने तरीके से स्त्रियों को तलाक दे देते थे और उसके बाद उसके जीवन में ढेर सारी समस्याएं आती थी। पिछले वीडियो में हमने इस चीज को समझने का प्रयास किया कि 19वीं शताब्दी के अंदर जो मुस्लिम समाज है इसमें किस तरह से सुधार आंदोलन की शुरुआत होता है। इसमें कई तरह की संस्थाओं की स्थापना किया गया और इस संस्थाओं के द्वारा मुस्लिम समुदाय के अंदर सुधार आंदोलन चलाया गया। इनमें जो सबसे पहले थे वो वहाबी आंदोलन को समझा, फिर हमने फराजी आंदोलन क्या था इस चीज को समझा, उसके बाद देवबंद आंदोलन और फिर अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की जो स्थापना किया जाता है सर सैयद अहमद खान के द्वारा, उसके द्वारा भी सुधार आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। अब भारत के अंदर और जो दूसरे समुदाय थे, खास करके जो फारसी समुदाय या पारसी समुदाय जिसको कहते हैं और सिख समुदाय, इन समुदाय के अंदर भी सुधार को लेकर के एक आंदोलन शुरू हुआ, एक सोच विचार की प्रक्रिया शुरू हुई और इस समुदाय के जो बुद्धिजीवी लोग थे इन्होंने भी ये महसूस किया कि अगर समय के साथ समाज को परिवर्तित नहीं किया जाता है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म नहीं किया जाता है तो वो दूसरे समुदाय से पीछे रह जाएंगे। तो इसी प्रयास में हम समझते हैं कि पारसी धर्म के अंदर किस तरह से सुधार आंदोलन की शुरुआत होता है और उसका परिणाम क्या रहा। आइए हम इन चीजों को अब समझने का प्रयास करते हैं। पारसी सुधार आंदोलन। पारसी धर्म के अंदर किस तरह से सुधार आंदोलन की शुरुआत होता है, आइए हम इन चीजों को समझते हैं। तो पारसी धर्म के अंदर क्या होता है कि 1851 ईस्वी में एक संस्था बनाया जाता है। इस संस्था का नाम था रहनुमाई मजादयासन। पारसी धर्म के लोगों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया, कौन सा? रहनुमाई मजादयासन। और इस संस्था के जो संस्थापक कौन थे? नानाजी फर्दुंजी, नौरोजी फर्दुंजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई
नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसके अतिरिक्त के आर कामा, और बहुत सारे फारसी धर्म के जो लोग थे उन्होंने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया था। उस संस्था का क्या नाम था? रहनुमाई मजादयासन। अब देखिए, ये जो दादा भाई नेहरू है, ये बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी बनते हैं और उस समय भारत के प्रसिद्ध नेता भी होते हैं। और दादा भाई नेहरू के द्वारा ही एक पुस्तक लिखा गया था जो उस समय भारत से धन का निष्कासन हो रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था ब्रिटिश रूल के अंदर। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें इन्होंने इस चीज को दिखाने का प्रयास किया था कि किस तरह से भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, भारत से धन निकल करके यूरोप पहुंच रहे हैं। तो इन लोगों ने एक संस्था का निर्माण किया था, रहनुमाई मजादयासन, और इस संस्था के द्वारा एक पत्रिका निकाला जाता था। उस पत्रिका का नाम था राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार। और इस राष्ट्रगुप्तार नामक पत्रिका के माध्यम से जो फारसी समुदाय के अंदर कमियां थी, उन कमियों को उजागर किया गया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया राष्ट्रगुप्तार के अंदर। अब देखिए, कार्य क्या सब किया इन लोगों ने अपने समाज सुधार के लिए। तो सबसे पहले उन लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया, क्योंकि इन्होंने समझा कि अगर इसके समाज को उत्थान की दिशा में ले जाना है, लोगों के जीवन को बेहतर करना है, तो सबसे बड़ा जो चीज है वो है एजुकेशन। बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के किसी भी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो ये संस्था था, इन्होंने सबसे पहला कार्य जो किया वो क्या किया, वो कि जो आधुनिक शिक्षा है उस पर ध्यान दिया। आधुनिक शिक्षा पर ध्यान, शिक्षा पर ध्यान। जो यूरोपियन भारत आए थे, अंग्रेज जो भारत आए थे और अपने साथ नए विचारधारा लेकर के आए थे, आधुनिक सोच लेकर के आए थे, इस समुदाय ने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया और इस चीज को समझ लिया कि अगर लोगों को सही तरीके से शिक्षित नहीं किया जाएगा तो समाज में स्थिति उनकी सुदृढ़ नहीं हो सकता है। किसी भी समाज को अगर बेहतर बनाना है, किसी भी व्यक्ति को अगर ऊंचाई तक जाना है, उनको जीवन में कुछ बेहतर करना है, तो शिक्षा आवश्यक है। तो इन्होंने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। दूसरा चीज, इन्होंने अपने धर्म के अंदर जो रूढ़िवादी विचार था, रूढ़िवादी सोच को समाप्त करने का प्रयास किया। रूढ़िवादी सोच क्या होता है? ऐसी सोच या ऐसी मान्यता जिसको धर्म के आधार पर सिद्ध किया जाता है, पर वो व्यक्ति के विकास में, समुदाय के विकास में सही नहीं होता है, व्यक्ति के विकास को रोकता है या समुदाय के विकास को रोकता है। ऐसे सोच को कहा जाता है रूढ़िवादी सोच। और इन लोगों ने ये समझ लिया कि जब तक अपने समाज के अंदर जो पुरानी सोच है, जो समाज में लोगों को उत्थान के लिए रोकता है, लोगों को धर्म के अंदर बांध के रखता है, उन सोच से जब तक बाहर नहीं निकला जाएगा तब तक किसी समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया, इन्होंने रूढ़िवादी सोच को, रूढ़िवादी जो विचार था उनको खत्म करने का प्रयास किया। जो तीसरा काम इन्होंने किया, इन्होंने क्या किया कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया। स्थिति में सुधार का प्रयास, सुधार का प्रयास। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इन्होंने महिलाओं को भी पुरुष के बराबर शिक्षा का अधिकार दिया, उनको भी व्यापार करने का, घर से बाहर निकल के काम करने का, इस तरह की चीजों का अधिकार दिया। लोगों को इस तरीके से प्रोत्साहित किया, शिक्षित करने का प्रयास किया
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकल के काम कर सके, शिक्षा के प्रति जागरूक हो सके और उच्च शिक्षा ले सके। इस तरह की इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि ये समझते थे कि अगर किसी भी समाज को आपको सुदृढ़ बनानी है आर्थिक रूप से, तो ये जरूरी है कि उस समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी हो। जब तक समान भागीदारी नहीं होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है या फिर सोशल वर्क है, उनमें जब तक स्त्री और पुरुष की भागीदारी समान नहीं होगा, तब तक वो समाज बेहतर नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप आधे से आधी जनसंख्या को काम ही नहीं करने देंगे, उसको केवल और केवल घर के अंदर बांध करके रखेंगे, घर के चारों दीवारी के अंदर कैद करके रखेंगे, तो आधी जनसंख्या जो काम कर रहे हैं उस पर निर्भर होगा आर्थिक रूप से, और इस तरीके से वो समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता है, न तो आर्थिक रूप से न शैक्षणिक रूप से। और जो समाज न आर्थिक रूप से विकास हो न शैक्षणिक रूप से विकसित हो, ऐसे समाज कभी भी अच्छे समाज की गिनती में नहीं आ सकता है। और इन सब का परिणाम ये हुआ कि बहुत अल्प समय में जो पारसी समुदाय के अंदर आधुनिक विचारें, आधुनिक सोच, आधुनिक शिक्षा का प्रसार होता है, और ये भारत के सबसे सुदृढ़ एवं विकसित समुदाय के में गिने जाने लगा। और इसका परिणाम क्या हो गया कि बहुत कम समय में ये एक समृद्ध समुदाय के रूप में उभर करके सामने आया। और इन सब चीजों का परिणाम ये होगा कि पारसी समुदाय बहुत कम समय में एक भारत के समृद्ध समुदाय के रूप में उभर करके सामने आया। तो ये पारसी धर्म के अंदर सुधार आंदोलन था, जिसके वजह से पारसी धर्म के अंदर कई तरह के परिवर्तन होता है और पारसी समाज का उत्थान होता है। अब हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो सिख समुदाय थे, सिख समुदाय के अंदर किस तरह का सुधार आंदोलन होता है, सिख समुदाय के अंदर किस तरह से समाज सुधार के लिए प्रयास किया जाता है। सिख धर्म सुधार आंदोलन, सिख धर्म सुधार आंदोलन। तो जो सिख धर्म सुधार आंदोलन के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया गया वो था 1833 में। 1833 में क्या किया गया, एक संस्था बनाया गया जिस संस्था का नाम था सिख सभा, जिस संस्था का नाम था सिख सभा। इस संस्था का स्थापना किया गया 1833 में, और इस संस्था का उद्देश्य क्या था, आधुनिक शिक्षा का प्रसार। आधुनिक शिक्षा का प्रसार पहला जो इस समुदाय का या सिख सभा का जो उद्देश्य था वो यही था कि किस तरह से आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए और सिख समुदाय को भी एक शिक्षित वर्ग के रूप में किस तरह से लाया जाए। दूसरा इन्होंने क्या किया कि इस चीज को रोकने का प्रयास किया कि ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। मिशनरियों के प्रभाव को रोकने का प्रयास। दूसरा काम सिख सभा के द्वारा क्या होता है कि 1833 में जो सिख सभा की स्थापना होता है, इसका पहला काम यही होता है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए। और दूसरा काम, उस समय चूंकि भारत में जो ईसाई मिशनरी है वो कई समुदाय के अंदर प्रवेश कर रहे थे और उस समुदाय में सुधार करके या शिक्षा के द्वारा या आर्थिक रूप से प्रलोभन दे करके बहुत सारे समुदाय को ईसाई धर्म में मतांतरण किया जा रहा था, कन्वर्ट किया जा रहा था। इसकी वजह से भी सिख समुदाय के अंदर एक बात उत्पन्न होती है कि अगर वो अपने धर्म में सुधार नहीं करेंगे,
अपने समाज में सुधार नहीं करेंगे तो लोग बेहतर जीवन की तलाश में, बेहतर आर्थिक जरूरतों जो उनकी बढ़ रही है उनको पूरा करने के लिए लोग सिख धर्म को छोड़ करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस वजह से भी इसके अंदर एक सुधार आंदोलन के लिए एक प्रेरित होते हैं। इसके बाद क्या हो गया कि सिख सभा ही एक नई संस्था के रूप में बना, जिसको कहते हैं सिख सभा के द्वारा ही एक आंदोलन बाद में शुरू किया गया, जिसको कहते हैं अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन, ये जो अकाली आंदोलन है ये सिख सभा के द्वारा ही शुरू किया गया था। और ये जो अकाली आंदोलन है इसी से पंजाब में एक राजनीतिक पार्टी का उदय होता है, अकाली दल, जो अभी भी पंजाब की राजनीति में सक्रिय है। तो अकाली आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, गुरुद्वारा सुधार के लिए आंदोलन ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन क्या था कि सिख का जो पवित्र पूजा स्थल है होता है वो होता है गुरुद्वारा, और इस गुरुद्वारा पर ऐसे साधुओं का अधिकार था, ऐसे महंतों का अधिकार था जो भ्रष्ट थे, जो गुरुद्वारा को एक व्यापार की तरह उपयोग करते थे और यहाँ से बहुत सारे पैसा, इस तरह की चीजों का वो खुद के हित में, निजी हित में उपयोग करते थे। इस वजह से सिख समुदाय के अंदर जो ये महंत है, जो जिसका अधिकार गुरुद्वारा पर था, उसके विरुद्ध एक आक्रोश की भावना उत्पन्न होता है। और इस भावना के वजह से पंजाब के अंदर जो सिख समुदाय है वो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चलाते हैं। और ये गुरुद्वारा सुधार आंदोलन को जो सफलता मिली वो 1921 में असहयोग आंदोलन के द्वारा, असहयोग आंदोलन, (1921) में जो असहयोग आंदोलन था, सिख समुदाय के अंदर उस आंदोलन के लिए एक कारक के रूप में था कि गुरुद्वारा पर जो भ्रष्ट महंतों का अधिकार है उसके अधिकार को खत्म करना। जो असहयोग आंदोलन था वो भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि ये असहयोग आंदोलन क्या था। पर इस देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग कारणों से इस आंदोलन में लोग अपने आप को पार्टिसिपेट किया, अपने आप को भागीदार किया। अगर हम पंजाब की बात करें और सिख समुदाय की बात करें तो वो चाहते थे कि गुरुद्वारा पर जो भ्रष्ट महंतों का अधिकार है उसका अधिकार समाप्त हो। इस वजह से उन लोगों ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और इसका परिणाम ये हुआ कि एक एक्ट बनाया गया 1922 में, सिख गुरुद्वारा अधिनियम, सिख गुरुद्वारा अधिनियम। और इस अधिनियम के द्वारा जो गुरुद्वारा पर भ्रष्ट महंतों का अधिकार था उसका अधिकार समाप्त हो गया। तो सिख समुदाय के अंदर भी सुधार आंदोलन हुआ समय के साथ, और उसके जो धर्म के अंदर कमियां थी, खामियां थी, उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से भारत के लगभग सभी धर्म के अंदर, सभी समुदाय के अंदर 19वीं शताब्दी में एक आंदोलन की शुरुआत होता है। और इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि पश्चिम की विचारें, ब्रिटिश के साथ जो भारत आया था वो विचार से प्रेरित होकर के एक बुद्धिजीवी वर्ग सभी समुदाय के अंदर तैयार हुआ था। दूसरा कारण ये भी था कि पश्चिमीकरण के प्रभाव में, या ये कहें कि आधुनिकीकरण के प्रभाव में, हर समुदाय के अंदर अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने विचारधारा को बचाए रखने के लिए भी आंदोलन करने की प्रेरणा मिली। और इस प्रेरणा का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे सुधार आंदोलन शुरू हुआ। और इस सुधार आंदोलन के द्वारा भारतीय समाज के अंदर जो कई तरह की कमियां थी, खामियां थी, उन खामियों को खत्म करने का प्रयास किया गया। शुरू में ही हमने आपको बताया था कि जो सुधार आंदोलन हुआ था इसके पीछे दो कारण थे। एक तो समाज में जो स्त्रियों की दशा थी, महिलाओं की स्थिति थी,
वो सही नहीं था, तो हर समुदाय के अंदर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए भी एक आंदोलन की शुरुआत होता है। जो सामाजिक, ये कहें कि सामाजिक खामियां में जो दूसरा चीज था वो था हिंदू समुदाय के अंदर जाति व्यवस्था। और इस जाति व्यवस्था की वजह से समुदाय के जो कुछ जाति के लोग थे वो दूसरे के तुलना में निम्न माने जाते थे और उनका जीवन समाज में बहुत ही निम्न होता था। और इसके लिए भी कई आंदोलन उस समय चले थे। आइए अब हम ये चीज समझने का प्रयास करते हैं कि जाति सुधार आंदोलन कौन कौन था। निम्न जाति आंदोलन। निम्न जाति, तो उस समय जो भारतीय समाज थे जाति व्यवस्था पर बटा हुआ समाज था और आज भी जाति व्यवस्था कमोबेश हमारे समाज में देखने को मिलता था। उस समय क्या होता था कि कुछ जाति को दूसरे के तुलना में निम्न माना जाता था, अपने से कम माना जाता था, जिसके कारण जो निम्न जाति के लोग थे उसके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। उनको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस जाति के लोगों के साथ साथ बैठने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह की समस्या के कारण जो निम्न जाति के लोग थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी भारतीय समाज में। तो इसको समाप्त करने के लिए भी कई सारे आंदोलन होते हैं भारत के अलग अलग भागों में। आइए अब हम समझते हैं कि निम्न जाति की स्थिति में सुधार करने के लिए कौन कौन आंदोलन चला था और इस आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। और दूसरी चीज ये भी समझेंगे कि इस आंदोलन का मुख्य विषय क्या रहा, मुख्य मुद्दा क्या था। तो इनमें जो महाराष्ट्र में एक आंदोलन की शुरुआत होता है और एक समाज की स्थापना किया जाता है, एक संस्था की स्थापना किया जाता है जिसको नाम दिया गया सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज। और इस सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसका जो संस्थापक था, इसका संस्थापक था ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। तो क्वेश्चन सीधे तौर पे आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सत्य शोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। कब? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य सबसे पहले सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा, क्योंकि जो निम्न जाति के समूह के लोग थे उनकी शारीरिक स्थिति तो खराब था ही, साथ में न तो उनके पास चिकित्सा की किसी तरह की सुविधा थी, न ही उनके समुदाय में साफ सफाई की किसी तरह की व्यवस्था थी। तो इसका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक सेवा। दूसरा, स्त्री एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार। और दूसरा चीज इन्होंने क्या किया कि स्त्री एवं निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार। ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने भी समाज सुधार आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और स्त्री की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और स्त्री और विधवा स्त्रियां जो थी, महिलाएं जो थी, उनके जीवन में सुधार करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया।
इस समय जो निम्न जाति के लोग की स्थिति था वो कमोबेश वैसे ही था जैसे अमेरिका में गुलामों की स्थिति हुआ करता था। तो इसी चीज से प्रेरित होकर के जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने निम्न जाति के लोगों को कंपेयर किया अमेरिका के गुलामों से, और उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था गुलामीगिरी। उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिस पुस्तक का नाम क्या था, गुलामीगिरी। गुलामीगिरी। गुलामीगिरी नाम की एक पुस्तक लिखा, और इसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया। प्रहार किया, और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि किस तरह से उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ किस तरह की व्यवहार करते हैं। इस तरह की चीजों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। तो जो इसके बाद जब हम ज्योतिबा फूले की काम के बारे में बात करते हैं कि ज्योतिबा फूले ने क्या सब किया, तो उन्होंने एक पुस्तक तो लिखा ही, साथ में उन्होंने अपने पत्नी जो सावित्रीबाई फूले थी उसके साथ मिलकर के बालिका कन्या विद्यालय की स्थापना किया। बालिका कन्या विद्यालय की स्थापना किया, और इस विद्यालय के द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रसार प्रसार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका दिया। उसके समझ में ये था कि जब तक गर्ल्स को, जब तक लड़कियों को एजुकेट नहीं किया जाएगा, शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी स्थिति सही नहीं हो सकता है, सुदृढ़ नहीं हो सकता है। अब जो दूसरा सुधार आंदोलन चल रहा था वो मद्रास में। एक मद्रास में भी आंदोलन चल रहा था, और ये आंदोलन चल रहा था किसके नेतृत्व में, पीवी रामास्वामी नायकर, वी रामास्वामी नायकर, या इसको प्रसिद्ध नाम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, पेरियार। इनके द्वारा भी मद्रास में एक आंदोलन चलता है निम्न जाति के लोगों की स्थिति को सुधार करने के लिए। इन्होंने क्या किया कि जाति विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। जाति विरोधी अभियान चलाया कहां पे, तो मद्रास में। जाति विरोधी अभियान चलाया कहां, मद्रास में। पर होता क्या है, अच्छा इन्होंने चलाया। और उसके बाद जो पेरियार थे, पेरियार गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और 1921 में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है, तो असहयोग आंदोलन में शुरू में इन्होंने समर्थन दिया। शुरू में क्या किया, असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। और सहयोग आंदोलन का शुरू में इन्होंने समर्थन किया, पर बाद के वर्षों में इन्होंने एक चीज महसूस किया कि कांग्रेस के अंदर जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं या उच्च जाति के लोग हैं, उनका ही ज्यादा वर्चस्व है, और वो निम्न जाति के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं, दोयम दर्जे की व्यवहार करते हैं। इसके वजह से इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस से अपने आप को अलग कर दिया, और बाद में कांग्रेस का इन्होंने विरोध करना प्रारंभ किया। इसके द्वारा एक और प्रयास किया गया था ई रामास्वामी नायकर के द्वारा। जो निम्न जाति के लोग थे उसको ना तो मंदिर जाने का इजाजत होता था, और न ही जो सार्वजनिक कुआं या तालाब होते थे वहां से पानी पीने का अधिकार होता था। तो इन्होंने कहा कि जब ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर अगर सबको समान रूप से मानते हैं, तो सभी को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होना चाहिए। तो इसके द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया, जबरन इन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन शुरू किया।
मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया और बहुत सारे लोगों को इन्होंने मंदिर में प्रवेश दिया। साथ में जो मनुस्मृति था, मनुस्मृति को जलाया। जो मनुस्मृति था वो एक ग्रंथ था या ग्रंथ अभी भी है जिसमें कि हिंदू धर्म से संबंधित कानूनों के बारे में कहा गया है। और इस मनुस्मृति का सहारा लेकर के भारतीय समाज में जो ब्राह्मणवाद वाली सोच है, जो उच्च जाति और निम्न जाति वाली सोच है, इनको बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा था और प्रसारित किया जा रहा था। इस वजह से जो रामास्वामी नायकर है, इनके नेतृत्व में क्या किया गया कि मनुस्मृति को जलाया गया, क्योंकि ये मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ था जो भारतीय समाज को जाति के आधार पर बांटता था और निम्न जाति के साथ जो भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव के लिए कई सारे कारक उसे उत्तरदायी थे। पर एक कारक मनुस्मृति में दिया गया तर्क भी था जो ये मानते थे कि जो निम्न जाति के लोग हैं उसको निम्न काम करने का ही इजाजत है, वो कभी भी उच्च जाति के समान नहीं हो सकते हैं, उच्च जाति जैसा अधिकार उसको कभी भी नहीं मिल सकता है। इसके बाद जाति संबंधी सुधार आंदोलन में एक आंदोलन हुआ त्रावणकोर में। और एक चीज याद रखिए कि पेरियार ने बाद के वर्षों में वाइकोम सत्याग्रह भी चलाया था। वाइकोम सत्याग्रह ये एझेवा जाति के सुधार के लिए ये भी एक आंदोलन था जिसमें कि जो एझेवा जाति था दक्षिण भारत में, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था उन चीजों में सुधार करने का ये प्रयास किया जाता है। दक्षिण भारत में एक और सुधार आंदोलन हुआ, वो किसके साथ हुआ? नारायण गुरु के नेतृत्व में हुआ। एक और दक्षिण भारत में एक और होता है, वो है त्रावणकोर। त्रावणकोर में यहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। नारायण गुरु के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि एक जनजाति समुदाय के लोग थे जिसका नाम था एझेवा। एझेवा जाति के उत्थान का प्रयास। एझेवा जाति के उत्थान का प्रयास किया जाता है किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा। और इन्होंने एक नारा दिया था, एक ईश्वर, एक धर्म, एक जाति। नारायण गुरु के द्वारा एक नारा दिया गया था। यह नारा क्या था? एक ईश्वर, एक धर्म एवं एक जाति। इस तरह का नारा दिया गया था किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा। क्योंकि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था तो मजबूत था ही, साथ में जो निम्न जाति के लोग थे उसके साथ बहुत तरह के भेदभाव होता था। तो नारायण गुरु का मानना था कि सभी के लिए धर्म एक होना चाहिए, ईश्वर एक होना चाहिए और सभी के लिए जाति भी एक होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ सुधार आंदोलन चला। 19वीं शताब्दी में जो निम्न जाति के लोग थे उनके स्थिति में सुधार करने के लिए।
फिर अगर हम 20वीं शताब्दी में आएंगे तो वहां भी देखेंगे कि निम्न जाति के लोगों में सुधार आंदोलन के लिए कई तरह के प्रयास चलते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कई आंदोलन चलाया गया। फिर गांधी जी भी निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए प्रयास किया। इन सब चीज़ों को जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के विषय में हम पढ़ेंगे तो वहां पे समझेंगे 20वीं शताब्दी के अंदर निम्न जाति के समुदाय के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। अब हम ये समझते हैं कि चूंकि 19वीं शताब्दी के अंदर तो प्रत्येक समुदाय के लोग अपने तरफ से प्रयास कर ही रहा था कि एक सुधार आंदोलन चले और उसके समुदाय के अंदर, उसके जाति के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ जो उस समय भारत पे शासन कर रहे थे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन के अंदर क्या क्या कानून बनाया गया, हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। खास करके जो महिलाएं की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति भी शोचनीय था। जो हमारे समाज है उसमें दो प्रमुख मुद्दा था। एक तो जाति व्यवस्था के कारण जो भेदभाव हो रहा था और समाज के अंदर एक समुदाय को दूसरे समुदाय के ऊपर मान करके जो निम्न समुदाय है उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा था, ये एक समस्या था। दूसरा समस्या महिलाओं को लेकर के था, महिलाओं से जुड़ा हुआ समस्या जिनमें कि बाल विवाह, उसके बाद पर्दा प्रथा, फिर सती प्रथा, फिर बहु विवाह। तो इस तरह की समस्या जो था इनको खत्म करने के लिए सरकार के तरफ से भी कई कानून बनाए गए, कई एक्ट बनाए गए। तो आइए अब समझते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन एक्ट बनाया गया 19वीं शताब्दी के अंदर और 20वीं शताब्दी के भी शुरुआत के समय में, और किस तरह से इन चीजों को खत्म करने का एक प्रयास होता है। तो अब हम समझते हैं महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास। स्थिति में सुधार के लिए प्रयास, यानी कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किस तरह से कानून बनाया जाता है, इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहला चीज जो है वो बनाया गया था शिशु हत्या पर प्रतिबंध। देखिए क्या होता था कि समाज में जब किसी बच्चे का जन्म होता था और अगर वो बच्ची स्त्री होती थी, लड़की होती थी, यानी कि फीमेल चाइल्ड का जब जन्म होता था तो उस बच्चे को जन्म में मतलब जन्म के समय ही मार दिया जाता था या उसको किसी तरह से उसके जीवन को खत्म कर दिया जाता था। क्योंकि उस समय हमारे समाज में, या अभी भी हम देखें कि अभी भी हमारे समाज में जो लड़की के जन्म के बाद जो स्थिति है वो सही नहीं है लड़की के जन्म को लेकर के। तो उस समय भी इस तरह की समस्या था और इस समस्या को खत्म करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, शिशु वध अधिनियम। शिशु वध अधिनियम, हालांकि ये बंगाल रेगुलेशन की तरफ से था। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 3, रेगुलेशन एक्ट 3 के द्वारा, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 3 के द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कब लगाया गया? ये लगाया गया 1804 ईस्वी में। 1804 में एक एक्ट पारित होता है, बंगाल रेगुलेशन एक्ट 3, और इसके द्वारा जो शिशु हत्या है, जो इन्फेंटिसाइड है, उनको क्या किया जाता है कि प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड वेलेस्ली ने 1804 में एक एक्ट पारित किया और उस एक्ट के द्वारा शिशु हत्या को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया वो है सती प्रथा का अंत करना। सती प्रथा किस तरह से समाप्त किया गया?
दूसरा जो था वो था सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। ये 1829 में किया गया और किसके प्रयास से? इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे और राजा राम मोहन रॉय का इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस व्यक्ति का था वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। उन्हीं के प्रयास से 1829 में सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया और कानूनी अपराध बनाया गया। इसके बाद जो है एक और समस्या थी विधवा विवाह को लेकर के। तो इसमें एक एक्ट पारित किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और ये एक्ट कब पारित किया गया? ये एक्ट पारित किया गया 1856 ईस्वी में। और इस एक्ट को पारित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और सहयोग किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से क्या किया जाता है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को अनुमति देने के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, विधवा विवाह अनुमति। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। उस समय अंतरजातीय विवाह का उतना प्रचलन नहीं था, हालांकि अंतरजातीय विवाह आज भी कम ही देखने को मिलता है, पर उस समय अंतरजातीय विवाह को अनुमति देने के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था। वो है अंतरजातीय विवाह के लिए क्या प्रयास किया गया था? अंतरजातीय विवाह के लिए क्या किया गया कि 1872 में एक एक्ट बनाया गया और इस एक्ट का नाम था सिविल मैरिज एक्ट। में एक एक्ट पारित किया गया, सिविल मैरिज एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा अंतरजातीय विवाह को सहमति दिया गया। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इस एक्ट में एक और चीज क्या किया गया कि जो शादी का उम्र है, जो शादी का उम्र है इसको भी इनमें क्या किया गया कि सबसे पहले तो लड़का के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़की के लिए कितना निर्धारित किया गया? 14 वर्ष। इस एक्ट के द्वारा एक और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि बहु विवाह को समाप्त कर दिया गया। बहु विवाह को समाप्त कर दिया गया। बहु विवाह क्या था? बहु विवाह भारतीय समाज के अंदर आज तो नहीं प्रचलित है, या फिर बहु विवाह को ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई स्त्री या कोई पुरुष एक ही समय में जब उनके एक से अधिक अगर किसी स्त्री के पति होते हैं या किसी पुरुष के एक ही समय में एक से ज्यादा पत्नी होते हैं, तो इस तरह की प्रथा को कहा जाता है बहु विवाह। और हिंदू समाज में खास करके बहु विवाह काफी प्रचलित था, क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे थे जो एक ही समय में एक से अधिक शादियां करते थे, चाहे वो हिंदू समुदाय के अंदर हो या मुस्लिम समुदाय के अंदर हो। और बहु विवाह से कहीं न कहीं जो महिलाओं की स्थिति है, जो महिलाओं की गरिमा है,
जो महिलाओं के प्रति सम्मान की चीजें हैं वो सही नहीं था। तो इस चीज को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा, जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था। एक और एक्ट हम समझते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। एक्ट, देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाने के पीछे क्या कारण था कि एक तो बाल विवाह भारतीय समाज में उस समय प्रचलित था ही। इस वजह से क्या होता था कि बाल विवाह की वजह से जो गर्ल्स थी, जो लड़कियां थी, उनके साथ बहुत कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाया जाता था, और शारीरिक संबंध कम समय में बनने की वजह से वो प्रेग्नेंट होती थी और फिर माँ बन जाती थी। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट ला करके ये प्रयास किया जाता है कि एक उम्र निश्चित किया जाए, एक उम्र निर्धारित किया जाए, और उस उम्र से पहले अगर किसी गर्ल्स के साथ, किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, फिजिकल रिलेशन अगर होता है, तो उसको अमानवीय माना जाएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो इसमें एक चीज क्या किया गया कि मिनिमम एज निर्धारित किया गया कि कम से कम एज ऑफ कंसेंट के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 12 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह के अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो क्या होगा, कानूनी रूप से अपराध माना जाएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट के द्वारा। ये एक्ट कब आया था? 1891 में आया था। 1891 में आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। और इस एक्ट की खास बात एक चीज देखिए कि इस समय बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया इस एक्ट का। यानी कि बाल गंगाधर तिलक की जो विचारधारा था वो शुरू में बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव देखने को नहीं मिलता है, वो परंपराओं से कहीं न कहीं बंधे हुए देखने को मिलता है। नहीं, जो एक और हम एक्ट अगर हम समझे महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए, वो था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट शारदा एक्ट। और ये शारदा एक्ट कब आया था? 1930 में आया था। 20वीं शताब्दी में ये एक्ट आया था। और इस एक्ट को लाने वाले कौन थे? वायसराय इसमें थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड इरविन। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। और इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, अगर प्रावधान को देखें कि इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था, तो इस एक्ट में भी शादी के उम्र से संबंधित था। शादी की उम्र इसके लिए जो लड़का है और जो लड़की है, गर्ल्स है, इस चीज को निर्धारित किया गया। लड़का के लिए शादी का उम्र कितना निर्धारित किया गया? 18 वर्ष, और लड़की के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। इस एक्ट का नाम शारदा एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हरविलास शारदा। हरविलास शारदा। और इस व्यक्ति के प्रयास से ही लॉर्ड इरविन ने ये एक्ट लेकर के आया था, इसलिए इस एक्ट का नाम पड़ा था शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट आया था 1930 ईस्वी में।
तो ये था भारतीय समाज के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर जो सुधार आंदोलन हुआ था, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, धार्मिक सुधार हो, या जाति के अंदर जो बुराइयां थी, या महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित जो प्रयास किया गया था, उन प्रयास के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।